हमारे व्यूअर्स को हमारा फिर से नमस्कार। किसी भी देश की संप्रभुता की रक्षा करना वहाँ की सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज का मुख्य काम होता है। अभी हाल ही में कनाडा और पाकिस्तान में कुछ चुनिंदा भारत के शत्रु मारे गए हैं। कनाडा ने इस पे फाइव आइज का हवाला देकर भारत पर इल्जाम भी लगाया है। पाकिस्तान में हुई ये टारगेट किलिंग, कुछ का मानना है कि ये टारगेट किलिंग वहाँ की गुटबाजी का नतीजा है। कुछ का मानना है कि ये भारत के द्वारा करवाई गई टारगेट किलिंग्स है। इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ पूर्व राह अधिकारी RS सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या ये टारगेट किलिंग है? अगर है तो भारत ने ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए? क्या ये प्रोक्सी वार के खिलाफ टारगेट किलिंग के लिए अच्छा कदम नहीं है? इस पर आपकी क्या राय है? आपके व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आपने जो ये सवाल पूछा कि इसमें कुछ अंदरूनी इनकी आपस में रंजिश, अंदरूनी द्वंद्व इसके कारण हुआ है या टारगेट किलिंग है, वो जब जब एक गुट दूसरे को टारगेट करता है उसको टारगेट किलिंग नहीं कहते, वो एक अपराध के दर्जे में आता है। और वहां की जो सरकार है, वो जो भी सरकार हो, पाकिस्तान की हो, कनाडा की हो, किसी और देश की हो, उसे उसके कार्रवाई उसके खिलाफ करनी चाहिए। लेकिन अब ये जो हवाला दे रहे हैं कनाडा के जो अधिकारी, और वो भी फाइव आइज का हवाला देकर वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का इसमें हाथ है, मतलब इंडियन स्टेट का, भारतीय स्टेट का इसमें हाथ है। तो इसके बारे में मेरी कुछ अपनी राय है, और वो राय मैं किस तरह से उसको बयां करूं। लेकिन आपका कहना ये बिल्कुल सही है कि कुछ चुने हुए लोग, बिल्कुल चुने हुए लोग, उनकी उनको रास्ते से हटा दिया गया है। किसने हटाया? आपसी द्वंद्व में हटाया गया या किसी और कारण से हटाएगा, मैं ये नहीं जानता हूं। लेकिन जिस तरह से भी वो जन्नत के सैर पे, मतलब जन्नत उनको भेजा गया है, वो भारत के लिए बहुत हितकारी और लाभदायक है। लेकिन मैं दोनों पक्षों का मैं के बारे में बात करूंगा। ये जो हत्याएं होती हैं और जो टारगेट किलिंग होती है, इनमें फर्क क्या है, इनका उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि आप देखिए, ये हिंदुस्तान के इतिहास में, और जब से हम दहशतगर्दी देख रहे हैं, इस तरह के चुन चुन कर लोगों को टारगेट करना हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कई सालों का हिसाब चुकता किया जा रहा है, हम चुकता कर रहे हैं या चुकता किया जा रहा है। अभी जैसे देखिए, ये जो जनरल वैद्या को जिसने मारा था, परमजीत सिंह पंजवार, वो मारा गया लाहौर में। उसके बाद आपको 85 में जो जिसने वो कनिष्क विमान का जिसने बॉम्बिंग का प्लानिंग किया था, उसमें एक शख्स रिपू दामन सिंह, उसकी हत्या हुई है। उसके बाद आप देख लीजिए, इसका अवतार सिंह एक मारा गया है बर्मिंघम में। जो 26/11 का एक मुफ्ती कैसर फरूक जो था, वो अभी हाल में मारा गया है। जो IC-814 का, जो नेपाल, जी जी, वो जिसमें ये हाँ, मौलाना मसूद अजहर वाली जो ये, उसमें उसमें जो एक जो मुख्य शख्स था जहूर मिस्त्री, उसकी हत्या हुई है। बाकी तमाम एक लिस्ट है। ये पिछले 6 महीने 8 महीने में, जैसे बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन का, सैयद खली राजा वो अल बदर का कमांडर होता था। फिर आपको हरमीत सिंह हैप्पी PhD, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का, जिसने वहां रजौरी में अभी मारा था, उसको किसी नकापोश ने जाके वहां पे
मुजफ्फराबाद के रावलकोट एरिया में एक मस्जिद में जाके उसकी उसकी हत्या हुई है। उसके बाद एक काउंटरफिट करेंसी जाली नोटों में कहता था लाल मोहम्मद, जो उसका सरगना था, उसकी उसकी हत्या हुई है। सुखदूल सिंह एक गैंगस्टर था जिसकी राइवलरी है लॉरेंस बिश्नोई से, उसकी उसकी हत्या हुई है। हरविंदर सिंह संधू जिसने पुलिस स्टेशन पे रॉकेट से हमला किया था पंजाब में, उसकी हत्या हुई है पाकिस्तान में। तो ये और सबसे बड़ा ये कलीमुद्दीन सैयद, हफीज सईद का बेटा। और आज वो एक और किसी शख्स का एक नाम आ रहा है, उसका ये नाम मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, लेकिन ये तमाम हत्याएं हुए। तो IC-814, उसके बाद जो कनिष्क एयरक्राफ्ट है, उसके बाद ये 26 से 11 के जो कनिष्क से लेते हैं ना, जी कनिष्क आ गया जी। अपना तो ये सारा जो पुराना ये हिसाब जो है, ऐसे लगता है कि जैसे चुकता किया जा रहा है। तो अपने में पूरे अगर बीते हुए सालों में देखें तो इस तरह का की वारदातें देखने को नहीं मिली हैं। और एक पश्चिमी देश जो है खासकर वो बड़े परेशान है। ये क्या हो रहा है, वो भारत पर वो दोषारोपण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भारत ये हत्याएं कर रहा है, लेकिन वो तो खुद टारगेट किलिंग में विश्वास करते हैं। अब आप बताओ कि निज्जर तो भारत को तोड़ना चाहता था ना। निज्जर ने कई तरीकों से भारत पर हमला किया। निज्जर कई तरीकों से योजनाएं बना रहा था भारत के हित को नुकसान पहुंचाने के लिए। और अगर यही ऐसा ही कोई व्यक्ति दहशतगर्दी अगर पश्चिमी देशों के खिलाफ, जो फाइव आइज के खिलाफ अगर ऐसी योजना बना रहे होते या ऐसी दुश्मनी पालते तो क्या कार्रवाई करते ये फाइव आइज वाले, इसका मुझे जवाब चाहिए। वो तो ड्रोन वगैरह से अटैक करके मारते हैं। जी वही मैं कह रहा हूं। दूसरा क्या है, हमको कह रहे हैं कि आप उस डर्टी क्लब में आ गए, जैसे इजराइल ये टारगेट करता है, जैसे सऊदी अरेबिया में बिन सलमान ने करे कसोजी को किया, आप उसी तर्ज पे कर रहे हो। हाँ? अगर कोई व्यक्ति अपने आपके देश के लिए खतरा बन जाता है और तो किसी दूसरे देश के मिट्टी में, तो पहली चीज है, मतलब कूटनीति ये बोलता है कि आप उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करेंगे, एक्सट्रेडिशन मांगेंगे या उस सरकार को कहेंगे कि कार्रवाई करो। लेकिन वो सरकार जब कार्रवाई नहीं करती है तो फिर आप बताइए कि आपके पास क्या विकल्प हो जाता है। क्या हम अपनी मौत का इंतजार करें? सही बात। तो ये देखिए, ये जो टारगेटेड किलिंग जो है, ये एक बड़ा असरदार तरीका है। और जब भी कोई अपराधी गुट हो, उग्रवादी गुट हो, जिहादी गुट हो, तंजीम हो, दहशतगर्द या कोई दहशतगर्द का और दहशतगर्द का गुट हो का मुखिया हो, तो उसके मुखिया को जब भी उसको हटाया जाता है, उसकी हत्या होती है या उसकी टारगेटेड किलिंग होती है, तो वो संगठन बिखर जाता है और फिर उसे संभलने में बहुत समय लगता है। और 90% में केसेस में तो मैंने देखा है कि वो कभी फिर दोबारा खड़ा नहीं हो पाते, क्योंकि ये देखा गया है कि इन ऑर्गेनाइजेशन के जो मुखिया होते हैं वो सब पावर अपने हाथों में रखते हैं और उनको ये नहीं, बाहरी तत्वों से ही उनको डर नहीं होता है, उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी उनको बहुत डर होता है। इसीलिए वो अपनी जिंदगी में कभी उत्तराधिकारी चुनते नहीं, और अगर उत्तराधिकारी उन्होंने चुन भी लिया, मान लीजिए अपने बेटे भतीजे को किया, तो वो उस लायक नहीं होता है, उसमें वो क्षमता नहीं होती। ठीक है, तो संगठन अपने आप ही जो है वो उसका वो डिसॉल्व कर जाता है, वो संगठन जो है वो भंग हो जाता है। अब
जैसे ही मुखिया की मौत होती है, उसके बाद ये उत्तराधिकारियों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। और एक ज्यादा दूर कहाँ जाए आपको, आप देखिए 1400 साल पहले जब प्रॉफिट मोहम्मद का देहांत हुआ, तो उसके बाद कई जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्होंने इस्लाम को छोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद वहां रिद्दा वॉर्स जिसको कहते हैं, अबू बकर ने उनके खिलाफ जंग छेड़ी, और 2 साल तक ये इतना मार काट, मतलब खून बह रहा था पूरे अरब में। और फिर इनको मार पीट के फिर वापस इनको दोबारा इस्लाम में लाया गया, ठीक है। और उसको रिद्दा वॉर्स कहते हैं, या रिद्दा वॉर्स कहते हैं। तो उसके बाद से ये, आप देखिए कि जहां तक उत्तराधिकारी का सवाल है, तो उत्तराधिकारी के प्रश्न पर तो जंग आज भी जारी है। भाई शिया वर्ल्ड और शिया और सुन्नी में किस बात का झगड़ा है? इसी बात का झगड़ा है कि असली उत्तराधिकारी प्रॉफिट मोहम्मद का कौन होना चाहिए था। तो वो जंग वो अभी अभी जारी है, ठीक है। तो इसी ये उत्तराधिकारी की लड़ाई तो पाकिस्तान में भी चल रही है, शिया का, सुन्नी का, देवबंदी वर्सेस बरेलवी, ठीक है ना, इस्लाम वर्सेस अहमदी, ठीक है, ये सारे झगड़े चल रहे हैं वहां पे, और इसीलिए रोज वहां पर मौतें हो रही हैं। तो ऐसे माहौल में, ऐसे इस्लामिक फोबिक देश में लोग कहते हैं कि ये इस्लामोफोबिक देश है। कोई भारत को कहता है, कोई किसी और देश को कहता है, पश्चिमी देश को। लेकिन आपको पाकिस्तान से ज्यादा कोई इस्लामिक फोबिक कोई देश नहीं मिलेगा, और हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट से ज्यादा आपको इस्लामोफोबिक मुसलमान नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को देख नहीं सकते, ठीक है नहीं। और इनमें इस्लामोफोबिया का यही मतलब होता है कि जो अगला बंदा है वो असली इस्लाम का फॉलोअर नहीं, वो इस्लाम को डाइल्यूट कर रहा है। जो कट्टरपन चाहिए वो इस्लाम उनमें नहीं। तभी तो यहां देवबंदी है। बिल्कुल। देवबंद तो इसीलिए खड़ा हुआ था ना कि भाई इन्होंने तो अपनी संस्कृति, पुरानी संस्कृति, अपने पूर्वजों के साथ समझौता कर लिया, और इसीलिए 1857 में जिसको वो जिहाद मानते हैं, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये इस्लामोफोबिक ऐसे माहौल में, जहां पे आप बताइए, अभी 2 दिन पहले की बात है, बलूचिस्तान में एक मस्जिद में एक बहुत बड़ा सुसाइड अटैक हुआ, 53 लोग मारे गए। उसके बाद NWFP में हुआ। कुल मिला के अभी लेटेस्ट खबर है कि 60 से ज्यादा लोग उसमें मारे जा चुके हैं। इसके कुछ दिन पहले एक शिया के स्कूल में कुछ ये दहशतगर्द आए, जिहादी आए, और उन्होंने वहां के स्टाफ रूम में घुस के लेडी टीचर्स को मार दिया। तो ऐसे माहौल में कौन इनको मार रहा है, ये जितने मैंने आपको ये जिन जिहादियों के हमने नाम गिनाए, कौन जानता है? सही बात, ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि भारत को इसके लिए ब्लेम करना, और ये आप मान लीजिए जो कनाडा में भी मारे जा रहे हैं, क्योंकि आपस की ही लड़ाई, वही बात तो ये खालिस्तानियों के साथ भी है। भाई जब ये निज्जर आया वहां पे, वो तो प्लम्बर बन के गया था। प्लम्बर बन के उसने गुरुद्वारे पे कब्जा कर दिया, फिर वो गुरुद्वारे को ड्रग्स का और खालिस्तान का वो करवा दिया। उसके गुरुद्वारे में आप यकीन नहीं करोगे कि मणिपुर का कुकी लीडर भी गया। अच्छा, ठीक है। तो जब आपने जिससे जबरन गुरुद्वारे का कब्जा छीन के कब्जा जमाया, वो तो आपके खिलाफ होगा। बिल्कुल। दूसरी दूसरी बात है कि ये जो तत्व जाते हैं बाहर में, अब तो डायस्पोरा बहुत बड़ा हो गया है ना। यहाँ पे वो एक तबका, मैंने पहले भी बोला था, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अपने बेहतरी के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक तबका ये भी है, वो सिर्फ ये जानता है कि मुझे कनाडा जाना है जी, वो वहां पर क्या करेगा ये भी नहीं मालूम। तो ऐसे भी लोग हैं। तो जब इतने अलग अलग रंग के लोग हों,
तो आपस में मार काट की कौन सी बड़ी हाँ, बात है? गुटबाजी और मारकाट होना ही है। भारत ने तो ये क्राइम सिंडिकेट्स को नहीं जन्म दिया ना। बिल्कुल। लेकिन फिर मैं आता हूं कि अगर अ, मान लीजिए टारगेट किलिंग की जहां तक बात हो रही है, जिस चीज का वो हम पर दोषारोपण कर रहे हैं, तो ये बताइए कि टारगेट किलिंग के बाद एक बात जरूर होती है कि कोई जो दहशतगर्द संगठन जो है, मैं इसके कुछ फायदे आपको बता रहा हूं। आपने जब भी टारगेट किलिंग किया मुखिया का, उसके या कोई महत्वपूर्ण उसके या शीर्ष नेता का, तो वो संगठन क्या होता है कि वो आक्रामक रुख छोड़ के वो रक्षात्मक रुख अपना लेता है। ये देखा गया है। हाँ। उसके बाद ये संगठन तितर बितर हो जाते हैं। ठीक है, इनके सेल्स स्लीपर सेल्स वगैरह सारे। सबसे अच्छा उदाहरण आपको है ये बगदादी। हाँ बिल्कुल। हाँ, अबू बकर बगदादी, अल बकर बगदादी, उसको रास्ते से हटाया गया। आप देखो किस तरह से पूरी दुनिया में डिस्पर्स हो गए। ठीक है ना, तो बिखर भी जाते हैं ये। अब सवाल ये होता है कि जो ये आप संप्रभुता की बात कर रहे हैं, सॉवरेनिटी की बात की जा रही है कि आपने अमुक देश में जाके आपने उसके संप्रभुता या सॉवरेनिटी का वायलेशन किया, यानी उल्लंघन किया, तो क्या ये हक केवल पश्चिमी देशों का है? अभी निज्जर के हत्या के बाद ये सारे सारे नहीं, कुछ कई पश्चिमी देश ये कह रहे हैं भारत के साथ जो रिश्ते हैं उसको डाउनग्रेड करना चाहिए। ठीक है ना। अब ये पश्चिमी देशों का, खास करके फाइव आइज का, मुझे ये निज्जर प्रेम आज तक समझ में नहीं आया। निज्जर नहीं सर, खालिस्तानी प्रेम। हाँ वही, वो खालिस्तानी प्रेम तो मैं, चलो हाँ ठीक है, जी जी हाँ। वो दहशतगर्द था, वो नारकोटिक्स में डील करता था, उसके तार आईएसआई से जुड़े थे, उसका नाम इंटरपोल में दर्ज था। अगर ऐसा कोई दहशतगर्द पश्चिम के लिए खतरा होता तो फिर वो क्या कार्रवाई करते? अब वो क्या होता है कि ये पश्चिम देश में ना कि वो अपना जन्म सिद्ध हक मानते हैं कि टारगेट किलिंग वही कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जी वो 2006 में एलेक्जेंडर लिटिवेंट को, एक केजीबी एजेंट था, उसको यूके में उन्होंने मारा था। ठीक है ना, कोई हॉस्पिटल वगैरह में मारा था, उसका हवाला देते हैं। फिर जैसा मैंने बताया सलमान, ये सऊदी अरेबिया ने कसोजी जो जर्नलिस्ट था उसका वो देते हैं। फिर वो किम जोंग उन ने अपने सौतेले भाई किम जोंग नाम का को मलेशियन एयरपोर्ट में नर्व एजेंट गैस से, बीएक्स एजेंट से उसको सुबह के उसको मार दिया था। ठीक है, उसको हवाला देते हैं और उसी लिस्ट में अभी ये भारत का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो अपना नहीं बोलते, अपना सब कुछ भूल रहे हैं। अब आज तक उन्होंने नहीं बताया कि 2011 में वो पाकिस्तान के टेरिटरी में किससे पूछ के ओसामा को टारगेट किया था। ठीक है ना, 11 साल बाद आई है। 2022 में ड्रोन अटैक से उन्होंने उसका जो सक्सेसर था जवाहरी अल जवाहरी, उसको किससे पूछ के मारा था काबुल में, ड्रोन के दिया। और वो जो ईरान का जनरल कासिम सुलेमानी था, उसको बगदाद में ड्रोन अटैक से है। तो क्या वो संप्रभुता और का वो उल्लंघन नहीं था? अब एक किताब लिखी है एक इजरायली जर्नलिस्ट ने, उसका नाम है रोनेन बर्गमैन, और बड़ी इंटरेस्टिंग टाइटल है इस किताब की कि राइज एंड किल फर्स्ट। अच्छा। उठो और पहले मारो। ठीक है ना। और उसने कहा है कि उसके मुताबिक जिस समय किताब लिखी गई थी कि इजराइल ने विदेशों की विदेशी देश के मिट्टी पे, बाहरी देशों की मिट्टी पे 2700 टारगेटेड किलिंग्स किए हैं।
अच्छा। ठीक है। तो अब जब जॉर्ज बुश ने 9/11 के बाद जब वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया था, तो इतनी व्यापक पैमाने पे ये टारगेटेड किलिंग्स हुई थी कि कुछ सीआईए के लोग, वो लोग खुद उससे घबरा गए थे और उन्होंने इसका ये किया है, इसका वर्णन किया है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि 1982 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12333 अमेरिका में निकला था। ठीक है। तो उस ऑर्डर के मुताबिक, उस ऑर्डर में यह कहा गया कि वो असैसिनेशंस के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन वो टारगेट किलिंग के पक्ष में। के खिलाफ, हाँ, के खिलाफ नहीं है। ठीक है। वो उसको वो हत्या नहीं मानते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात कही है। ये लेबनान में 1983 में अमेरिकन दूतावास में हमला हुआ। उस हमले के बाद सीआईए में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई और उस बहस में बाद में जो अमेरिका की जो कांग्रेसनल कमेटी थी वो भी उसमें शामिल हो गई थी। तो उन्होंने एक हवाला दिया कि मान लीजिए एक व्यक्ति अपने अपार्टमेंट में बैठ के वो योजना बना रहा है किसी बिल्डिंग को उड़ाने का, तो आपके पास क्या विकल्प? अगर आप समय तक में पहुंच गए तो आप जाके उसको दबोच लीजिए वहां पे। मान लीजिए आपको वो समय चला गया और आप उसको नहीं पकड़ पाए और वो रास्ते में, अब रास्ते में आपने उसको रोकने की कोशिश की, वो फिर नहीं काबू आया। वो फिर काबू नहीं आया। ठीक है। अब आप जानते हैं कि हमला होने वाला है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। तो टारगेट किलिंग तो करनी क्या पड़ेगी। ऐसे में उसको, उसका टारगेटेड किलिंग करना क्या क्या गुनाह है? नहीं, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो फिर वहां के जो यूएस से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला और उसके मुताबिक उन्होंने कई विशेष गतिविधियों के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को उन्होंने इजाजत दी और उसमें उन्होंने ड्रोन द्वारा भी किलिंग्स को जायज बताया। ठीक है। और अब मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में अब भारत के तरफ से भी ऐसे टारगेटेड किलिंग्स ड्रोन द्वारा अगर देखोगे, अगर पाकिस्तान जैसे देशों ने अपना रवैया सही नहीं किया तो। ठीक है। अमेरिका का मानना है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, अभी देखिए लड़ाई किस तरह की लड़ाई है, क्यों हम टारगेटेड किलिंग्स की बात करते हैं, क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि आज जो आपका दुश्मन है वो वर्दी नहीं पहनता। अच्छा, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, कोई देश ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो ऐसे नॉन स्टेट एक्टर जो कि आपके दुश्मन देश की मिट्टी से आपके लिए खतरा बन चुके हैं, क्या उनका टारगेट, एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा। क्या वो जायज नहीं है? हाँ, बिल्कुल। और फिर वही बात आती है कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, आपको इस बात का अनुमान है कि ये व्यक्ति या ये गिरोह हम पर हमला करने वाला है, तो हमले करने से पहले उस पर हमला करना यानी कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना, वो क्या जायज है कि नहीं? तो ये अमेरिकन का व्यू पॉइंट है। लेकिन अगर ये अमेरिका का मापदंड आप लेके चलो तो आज हर खालिस्तानी, हर जिहादी जो हिंदुस्तान के खिलाफ के लिए खतरा है पाकिस्तान के सॉइल पे, हर जिहादी, हर खालिस्तानी जहां भी हो, वो टारगेट किलिंग के लिए, ठीक है, वो एक सूटेबल टारगेट है, एक पोटेंशियल टारगेट है।
इसको इस तरीके से बोले तो ठीक रहेगा। अब चाहे वो खालिस्तानी का सदस्य हो, खालिस्तानी गुटों का हो, टाइगर फोर्स हो, खालिस्तान कमांडो फोर्स हो, जो भी फोर्स हो, बब्बर खालसा हो, जिसका भी हो, उसका टारगेटिंग बिल्कुल जायज है। उसी तरह से जैश-ए मोहम्मद का, लश्कर तोयबा का, ठीक है ना। और क्योंकि ये जो संगठन है, ये भारत भारतीय और सनातन पे हमला करने की ताक में है। जब भी उनका ये आत्मविश्वास होगा कि अब हमला किया जा सकता है, तो वो चूकेंगे नहीं। इसलिए उनकी समाप्ति में ही आपकी सुरक्षा है। अब ये अमेरिका और इजराइल तो इस असैसिनेशन शब्द से ही बहुत नफरत करते हैं। वही मैंने बोला कि इसको, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, इसलिए इसको ये टारगेट किलिंग कहते हैं। जिसको हम कहते हैं टारगेटेड किलिंग, ये अगर हिंदी में इसको मैं ट्रांसलेट करूं तो इसको हम कह सकते हैं लक्षित घातक बल, मतलब टारगेटेड किलिंग, लक्ष्य एक मतलब। हाँ, तो ओबामा ने प्रशासन ने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का दायरा बढ़ाया, उसके डेफिनेशन का, और उसमें उसने ये लक्षित घातक बल का प्रयोग का उसने उसको एकोमोडेट किया, उसके अंदर लाया उसको, ठीक है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने। और उन्होंने साफ कहा कि टारगेटेड किलिंग को असैसिनेशन नहीं माना जाएगा। अब जो ओबामा का जो मॉडिफाइड फ्रेमवर्क जो था, यानी कि संशोधित रूपरेखा इसके टारगेटेड किलिंग्स के, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई देश, जैसा मैंने कहा, अपने जमीन से उत्पन्न खतरे को, मतलब दूसरे देश के खतरे को अगर उस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो टारगेट किलिंग बिल्कुल जायज है, ठीक है ना। तो अब बताइए कि क्या ओबामा का जो ये डॉक्ट्रिन जो है, क्या ये भारत पे नहीं लागू? बिल्कुल। ये खालिस्तानियों ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को मारा, बिल्कुल, श्रीमती इंदिरा गांधी को, बिल्कुल। आर्मी चीफ जनरल वैद्या को मारा, ठीक है ना। इन्होंने कनिष्क विमान को उड़ाया, ठीक है। जिहादियों ने पार्लियामेंट पर अटैक किया 26/11 पर, आपने देखा 26/11 पर जिहादियों ने हमला किया, 26/11 का। तो ये बताइए कि इसमें इन सबको निशाना बनाना, इन सबको जन्नत भेजना, क्या हमारा इस देश का कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल, ठीक है। अब एक दक्षिण एशिया पर एक बड़ी वो एक्सपर्ट है, उन्होंने कई किताबें, क्रिस्टीना फेयर उनका नाम है। वो कहती है कि अगर इसी तरह का कोई संगठन अगर वेस्ट को हानि पहुंचा रहे होते, जैसे खालिस्तानी और जो इनका नेटवर्क है, तो अभी तक तो पश्चिमी देश ने क्या से क्या कर दिया होता, ठीक है ना। तो ये जो लोगों की जो मनोदिशा जो है, जो ये कंट्रीज में है, जिसका मैं कह रहा था कि किसी दूसरे देश की मिट्टी से ये क्यों पनपते हैं, कनाडा में क्यों पनप रहे हैं खालिस्तानी, वहां पर क्यों पनप रहे हैं पाकिस्तान कि पाकिस्तान के लिए तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉरफेयर है। और मैंने पहले भी कहा था कि जो लिवरेजेस, ये स्ट्रेटेजिक लिवरेजेस रखी है, टैक्टिकल लिवरेजेस, ऑपरेशनल लिवरेजेस, जो पाकिस्तान के हाथ में है वो पश्चिम के का भी है उसी तरह, क्योंकि ये जॉइंट प्रोजेक्ट था।
लेकिन पाकिस्तान में अगर आप ये सोचते हैं कि वहां पर लोगों के आचरण में, उनके एटीट्यूड में, उनके मनोदिशा में कोई परिवर्तन आएगा, वो नहीं होने वाला। ये प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये समय समय पर ये एटीट्यूड्स का यानी कि मनोदिशा का ये सर्वे करती है। तो उस सर्वे के अनुसार अगर आप देखें तो जहां तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान का है, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो उसमें कोई 60% पाकिस्तानियों का नकारात्मक सोच। अच्छा। ठीक है ना। और बाकी जो है उन्होंने कोई जवाब देने से ही नहीं मना कर दिया। लेकिन कोई 3% का सकारात्मक सोच है, बाकी 60% का न कुछ में उसमें कुछ बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच और किसी में थोड़ा कम नकारात्मक, लेकिन 60% है। और अगर आप वो जो जिन्होंने कहा कि कोई कमेंट मुझे नहीं देना है, तो उसमें वो दहशत में होंगे वो लोग। लेकिन आप लश्कर तोयबा का देख लीजिए, आप नकारात्मक सोच रखने वाले, ठीक है ना, सिर्फ 36%। अच्छा। ठीक है। यानी कि वहां की एक बहुत बड़ा मतलब पाकिस्तान का एक पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो लश्कर तोयबा को सपोर्ट करता है। और ये सर्वे 18 साल के उम्र के ऊपर के लोगों का किया गया है। इस सर्वे ने यह भी पाया कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, टेक्निकल संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उनका भी लश्कर तोयबा के प्रति झुकाव है, सकारात्मक उनकी सोच। ठीक है। तो ऐसे हालात में जब ये, इसको जो भी कह लें, संस्कृतियों का टकराव कह लें, इसको भारत की तरफ वो घृणा की भावना कह लें, दुश्मनागत की भावना, जब ऐसी भावना हो तो उनको रिक्रूट्स की भी कमी नहीं होगी कभी। जब इतनी बड़ी परसेंटेज है तो कहां से उनको हाँ, रिक्रूट की कमी होगी। जी जी। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि एफएटीएफ के डर से वहां पर बदलाव आएगा, एफएटीएफ या कोई अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उनके दबाव से वहां पर कुछ बदलाव होगा, तो जो चीज 1400 साल से नहीं बदली वो बदलने वाली नहीं। आप समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए इस चीज को जब हम अपने विश्लेषण में इसको फैक्टर करते हैं, तो एक उसका एक इन्फरेंस उससे जरूर ये निकलता है कि हमको अपना जो प्रॉक्सी वॉर का जो काउंटर है, जिसको काउंटर प्रॉक्सी वॉर होगा, उसको हमको अपने तरीके से उसकी नीति बनानी होगी, उसकी योजना बनानी होगी और उसको एग्जीक्यूट करना होगा। और उसके लिए इस सर्कमस्टांसेस में, इस समय में टारगेटेड किलिंग एक बहुत ही असरदार एक तरीका है। अगर आप असरदार वो नहीं करते हैं तो मान लीजिए आप क्या करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आप पर हमला हुआ, आप एक उससे भी बड़ा हमला कर देंगे, जिसको प्यूनिटिव एक्शन होता है। उसकी भी कुछ अपनी सीमाएं हैं। आपका जो भी प्यूनिटिव एक्शन है वो किसी दायरे में होगा, क्योंकि मान लीजिए आप बिल्कुल एक बड़े से काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूं ही नहीं होगा कि आप 2 दिन में मतलब वो नहीं करते, उसके लिए तैयारी की जाती है। उसके लिए अब जैसे कैसे 71 की लड़ाई में मिसेस गांधी ने मानिक शॉ को बोला कि आप मार्च में कहाँ जाइए, उन्होंने कहा ये समय नहीं है, हाँ वहां बर्फ गिरने दीजिए, पास बंद होने दीजिए चाइना बॉर्डर पे, तब मैं करूंगा, एक है ना। तो इस तरीके से तो आप तुरंत एक मैसिव उसकी भी अपनी सीमाएं, ठीक है ना। तो वो अपने कारगिल में हमने वो सीमाएं देखी। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स में नहीं सर, उसके बाद से ये जो आपके वाजपेयी साहब के टाइम में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, उस समय भी हमने देखी, हम सीमाओं से बंधे हुए थे। मनमोहन सिंह के उसमें 26 से 11 हुआ, फिर वो सीमाएं थी। ठीक है। और
उसके बाद से 26/11 का मैंने आपको जिक्र किया, उस समय भी हम सीमाओं से बंधे हुए थे। अब लेकिन आपने अगर वो कोई सजा वाली कार्रवाई की और वो उसका रिस्पांस जो है उसको दुश्मन को वीक लगा, ठीक है ना, आपकी जो प्रतिक्रिया हुई, वो अगर दुश्मन ने उसको को वो कमजोर लगा, तो फिर आपकी विश्वसनीयता पे, सैन्य विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। सब सवाल उठ जाते हैं। तो मोदी साहब ने यही किया ना, उन्होंने 2 ऐसे एक्शंस किए कि जिसका उनको कभी अनुमान नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट। हाँ, उनका अनुमान नहीं था। अगर उससे वो थोड़ा भी नीचे वो करते, अगर रिस्पॉन्स जो उन्होंने किया था, तो उसका कोई असर नहीं होता पाकिस्तान पे, ठीक है ना। कम से कम उन्होंने एक चीज तो दिखा दिया कि इस प्रॉक्सी वॉर के स्पेक्ट्रम में, मतलब एक तरफ आपकी कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है, एक तरफ आपकी न्यूक्लियर पावर है, और ये दोनों के बीच में 2 एक्सट्रीम्स के बीच में पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा था कि कन्वेंशनल युद्ध नहीं देंगे, और न्यूक्लियर वेपन्स ये इंश्योर करेंगे कि कन्वेंशनल युद्ध ना हो, और न्यूक्लियर वेपन्स के छाये में प्रॉक्सी वॉर हम चलते रहे, वही वो कर रहे हैं। तो मोदी साहब ने उसको इस पूरे पैराडाइम को उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने कि देखो मैं तुमको दिखाता हूं कि इसमें किस तरीके से हमारे एयर पावर का भी एक रोल है। लेकिन एयर पावर अपने आप में ये बार बार इस्तेमाल करने की चीज नहीं। हाँ, लिमिटेशंस हैं उनकी भी नहीं, और उसका क्या है, एस्केलेटरी। हाँ, ठीक है ना, आपने इस्तेमाल तो कर दिया। ये भी एक बहुत सराहनीय बात है कि जो हमने बालाकोट में स्ट्राइक तो की, लेकिन उसके एस्केलेशन को भी हमने बहुत अच्छे से मतलब उसको संभाला, उसके फॉल आउट्स के, तो उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो अब आपके पास एक ही विकल्प हो जाता है टारगेट के लिए। सबसे सस्ता विकल्प, सबसे असरदार विकल्प, ठीक है, और असरदार ही नहीं, सबसे आसान विकल्प। और आखिरी में मैं ये बोल दूं कि हमेशा मैं कहता हूं कि जो हम पाकिस्तान के साथ या इवन चीन के साथ, दोनों के साथ हम प्रॉक्सी वॉर झेल रहे हैं, तो आप टारगेट किलिंग्स, और ये जो हमारे जज साहब लोग अगर सुन रहे हैं मेरी बात को, तो ये इसको बड़े ध्यान से इस बात को सुने जो मैं कह रहा हूं कि टारगेट किलिंग्स के द्वारा हम अपने जो बाहर की मिट्टी पे, दुश्मन देश की मिट्टी पे जो संचालित कर रहे हैं, जो संगठन या जो उनकी जो भी उनकी जो वेर विदौल है, यानी कि ये दहशतगर्द, उसको हम निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये पूरे प्रॉक्सी वॉर को प्रोत्साहन और मदद भारत के अंदर से मिलती, ठीक है। अब अंदर से मिलने वाले जो ये प्रॉक्सीज है, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? अब हम टारगेट किलिंग तो कर नहीं सकते, लेकिन कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा। अभी ये इसका बेटा मारा गया, उसको उठा के ले गए हाफिज सईद के बेटे को, तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा दुख आज तो वो जो आपके नेता लोग हैं जिन्होंने 26/11 करवाया था, ठीक है ना, आप जानते हैं उस समय। हाँ, बिल्कुल। मैडम भी थी उसमें, हिंदू टेरर बनाने के लिए जो करवाया था। इनके साथ क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर हमको सोचना है। ये एक बड़ा दिस इज अ प्रॉब्लम स्पेसिफिक टू इंडिया। उनके खिलाफ आपका क्या कार्रवाई करो, उस आदमी के खिलाफ कौन सा आप एक्शन लोगे, उसको उधर तो आप टारगेटेड ही करें, लेकिन जो आदमी चुपके वो एमओयू साइन करने जाता है, जो चाइनीज के साथ मिला हुआ है, जो ये सोचता हो कि जिहादी और चाइनीज पाकिस्तान का मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट
उसमें जिहादी भी इंक्लूडेड है, क्योंकि मिलिट्री तो खुद ही एक बहुत है, और चाइना, ये दोनों, उनके दोनों के असर हैं हिंदुस्तान के अंदर में। ये दोनों मिलके हमको सत्ता पे फिर हमको स्थापित कर सकते हैं। उन लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? तो ये तमाम, ये युद्ध की ये नई पद्धति है और ये बड़े पेचीदा सवाल है। लेकिन हमको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये खुल के आना चाहिए कि जब तक तुम्हारे मिट्टी से ये दहशतगर्दी बंद नहीं होगी, तब तक हम इस नीति का, हम इस ये टारगेटेड किलिंग्स की नीति का हम इस्तेमाल हम करेंगे, करने का ऑप्शन हम खुला रखते हैं। यही आज हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा डिमांड है। दर्शकों, मुझे उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आप अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।